The next slide is biological classification. See, classification directly इतना easy नहीं आया. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया इसके अंदर एंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फिर जाके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो हम आज पढ़ते हैं, which is the most accepted क्लासिफिकेशन. सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था, ओके, सो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था वो साइंटिस्ट ने दिया था एरिस्टोटले. एरिस्टोटले ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी. He is also called as father of biology. So Aristotle ने कब दिया था? In about 384 BC. तो इतना पहले से जो है वो क्लासिफिकेशन चला आ रहा है एंड एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो है वो क्लासिफिकेशन दिया था एंड इट वाज बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड द हैबिटेट. एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं और उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं. ठीक है, so he classified animals into 2 groups. He classified animals into 2 groups: red blood animals and non-red blood animals. Okay, then he also classified plants into herbs, shrubs and trees. Okay, तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट वाज अगेन अ वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन. इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट हुआ एंड देन कैरोलस लीनियस, इफ यू रिमेंबर कैरोलस लीनियस, ही आल्सो गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. This nomenclature was also given by Carolus Linnaeus. Okay, so Carolus Linnaeus gave 2 kingdom classification. What he did, he classified the organisms into 2 kingdoms: kingdom Plantae and kingdom Animalia. ओके, बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे दिया कैरोलस लीनियस ने. सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. ओके, अब इस क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे. ठीक है, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इस क्लासिफिकेशन में? क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो हैं दे आर केप्ट इन द सेम ग्रुप. नाउ इफ यू गाइज रिमेंबर प्रोकैरियोट्स, if we talk about that, what are prokaryotes? Prokaryotic cells होते हैं, prokaryotic organisms जो होते हैं, they do not have a well-defined nucleus. They do not have a well-defined nucleus, right? They do not have a well-defined nucleus. Then very important, membrane-bound cell organelles are also absent. Membrane-bound cell organelles are absent. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में देखो प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स दे आर द एडवांस्ड सेल्स. बेटा, इनके अंदर जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम सेल चैप्टर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस समझो, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, सो यूकैरियोट्स क्या है? यूकैरियोट्स दे आर एडवांस्ड सेल्स. इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. तो इस क्लासिफिकेशन में the problem with this classification was that prokaryotes and eukaryotes, they were kept in the same group. Prokaryotic bacteria and cyanobacteria, they were placed under plant kingdom. Okay, they were all placed together. All the prokaryotes and eukaryotes, they were placed together. Then the next problem with this classification is heterotrophs and autotrophs, they were kept in same group.
सी हेटेरोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दिस इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं that cannot make their own food, that cannot make their own food. And autotrophs like plants, right? Like green plants, they can synthesize their own food. तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई कि heterotrophs और autotrophs को उनको same group में रख दिया. Like fungi are what? They are heterotrophs. They were placed with plants. तो ये mistake हो गया यहाँ पे. Then another drawback was unicellular and multicellular organisms, they were kept in the same group. Again, unicellular क्या होते हैं? Single celled organisms, right? And multicellular, as the name is suggesting, it is having multiple cells. So ये एक drawback हुआ that the unicellular and the multicellular organisms, they were kept in the same group. Okay, like for example, protozoans, they were placed in the animal kingdom. Okay, so this is also one of the drawback of this classification. Then some lower organisms having characters of both plants and animals. See, there is one particular example which is Euglena. Euglena का जो mode of nutrition होता है, that is mixotrophic. Very important point that you should remember. Okay, it is mixotrophic. It has characters of both plants and animals. दोनों type का mode of nutrition show करता है. Heterotropic mode of nutrition भी show करता है और autotropic mode of nutrition भी show करता है. इसीलिए Euglena का जो mode of nutrition है वो हम mixotrophic बोल देते हैं. तो ऐसे organisms, some lower organisms which have characters of both plants and animals, they did not get a proper group. इनको कोई भी proper group नहीं मिला in these classifications. Okay, in the earlier classifications. तो ये सब क्या हो गए? Drawbacks हो गए, right? See, we were basically discussing the classifications, how they came. So the first classification was given by Aristotle in about 384 BC. Okay, 384 BC, Aristotle is also known as the father of biology. तो पहला उसने क्लासिफिकेशन दिया और उसने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया इनटू रेड ब्लड एनिमल्स एंड नॉन रेड ब्लड एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. तो ही गिव अ वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वेरी बेसिक कैरेक्टर्स लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. So it was a very basic classification. Then came the next classification which was given by Carolus Linnaeus. Okay, Carolus Linnaeus ने पहला लॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया, पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है. और उसने क्या किया? उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है. सो in the next slide we were discussing the drawbacks. Okay, so the classification that had come by Carolus Linnaeus, he simply classified all the organisms into Plantae and Animalia. So definitely उसके drawbacks आने हैं because we know there are unicellular and multicellular organism. Mode of nutrition for the different organisms is different. Then there are prokaryotes and eukaryotes. So that is the reason, you know, this classification was not successful. Got it? So these were the drawbacks. Yes, yeah. Okay. Yes, ma'am. Now, after the two kingdom classification, there came three kingdom classification. There came three kingdom classification. Okay. This three kingdom classification, it was given by scientist Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. Okay, he added one more kingdom. He added kingdom Protista. He added kingdom Protista. Plantae and Animalia were already there, which were given by Carolus Linnaeus. He added a third kingdom, Protista. Plantae and Animalia were already there. So this is what? This is a three kingdom classification, which is consisting of kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Animalia. ठीक है. अब यहाँ पे इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? जो उसने नया kingdom बनाया, the new kingdom which he formed, the kingdom Protista, again it had organisms which had very contrasting characters, okay, which had very, you know, dissimilar characters or which had very contrasting characters. जैसे उसने कुछ organisms जिनके अंदर cell wall है, कुछ organisms जिनके अंदर cell wall नहीं है, उनको साथ में रख दिया, ठीक है. Then उसने photosynthetic and non-photosynthetic organisms को साथ में रख दिया again. So these two, they were the major
major drawbacks of this three kingdom classification. Okay, again basically क्या हुआ, इस classification system के भी कुछ drawbacks आए. Now after the three kingdom classification there came four kingdom classification. Okay, four kingdom classification आया. जैसे जैसे with the advent of the electron microscope, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में जो है वो डेवलपमेंट होने लगा, साइंटिस्ट को पता चला that if we talk about bacteria, तो बैक्टीरिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है that is quite different as compared to the other organism. तो उसकी वजह से एक और किंगडम दे दिया, एक और किंगडम ऐड कर दिया गया, किंगडम मोनेरा. ठीक है, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम्स आएंगे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. ओके, सो दीज वर द फोर किंगडम्स. ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि ठीक है बैक्टीरियाज के लिए जो है वो अलग ग्रुप बन गया, बट इसका ड्रॉबैक क्या था कि फंगाई या फंजाई दे वर स्टिल प्लेस्ड विद प्लांट्स. ठीक है, दिस वाज द ड्रॉबैक. एंड फंजाई क्या होते हैं? फंजाई हेटेरोट्रोप्स होते हैं, राइट? दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट इन देम बट स्टिल दे वर बीइंग प्लेस्ड विद द प्लांट्स. तो ये जो है वो इसका एक मेजर ड्रॉबैक था, दैट द फंजाई वाज स्टिल बीइंग प्लेस्ड विद द प्लांट्स. तो और इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट था. ठीक है, इसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, जिसको आज हम पढ़ते हैं. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल बी रीडिंग द होल क्लासिफिकेशन, वी विल रीच ईच किंगडम in very detail. Okay, so the five kingdom classification was given by the scientist R.H. Whitaker. ठीक है, R.H. Whitaker ने जो है वो five kingdom classification दिया था and he used five very important characters. Very important thing from your exam point of view. Very important. Which characters or which five characters were used by R.H. Whitaker? Okay, so he used the following five characters. First is complexity of the cell structure, whether a organism is prokaryote or eukaryote. ठीक है, prokaryote eukaryote का difference जो है हम discuss कर चुके हैं. Right, then complexity of the body structure, whether a organism is unicellular or whether a organism is multicellular. देखो, अगर organism जो है वो multicellular होगा तो उसके अंदर level of organization जो है वो increase होगा, right? Initially cell होता है, then cell के बाद tissues बनते हैं, tissues के बाद organ बनता है. तो जैसे जैसे organism उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्रीज होगा. ओके, सो दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. Then third point that he used, or the third character that R.H. Whitaker used, was the mode of the nutrition, whether an organism is autotrophic or it is heterotrophic. Now we already know what is the meaning of autotrophic and heterotrophic. Autotrophic वो होते हैं जो खुद का खाना बना सकते हैं, and heterotrophic वो होते हैं जो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं. They are dependent on other organisms for the food. Right, so the first character he took care of was complexity of the cell structure. Second was complexity of body structure. Third was mode of nutrition. Fourth was type of reproduction, whether it is a asexual reproduction or a sexual reproduction. And the fifth one was phylogenetic relationships. Phylogenetic relationships means evolutionary relationship. Okay, evolutionary relationships. Okay, so these 5 points, very important: complexity of cell structure, complexity of body structure, mode of nutrition, types of reproduction, phylogenetic relationships, very important. And these 5 characters, they were kept in mind by R.H. Whitaker when he gave this classification. Okay, and he proposed this, R.H. Whitaker proposed this 5 kingdom classification in the year
1969. Okay, in the year 1969, R.H. Whittaker, he proposed the five kingdom classification. And what five kingdoms he gave was, he gave the five kingdoms as, first is kingdom Monera, then second is Protista, then third is fungi, fourth is Plantae, and fifth one is Animalia. Okay, so he gave these five kingdoms, he gave the five kingdom classification. So Monera के अंदर basically क्या आता है? Monera के अंदर आते हैं prokaryotes. Okay, Monera के अंदर क्या आ जाएंगे? Prokaryotes आ जाएंगे. Protista के अंदर क्या आते हैं? Unicellular eukaryotes. Unicellular eukaryotes आते हैं. Then fungi, fungi के अंदर फंगसेस आएंगे डिफरेंट टाइप्स के. प्लांटे के अंदर आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड एवरीथिंग. एंड देन किंगडम एनिमेलिया. वी विल अगेन रीड किंगडम एनिमेलिया in a very nice detail. What are the different characteristics which are used to classify the kingdom Animalia, and what are the different phylums, the different phylum Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, everything we will discuss here. And similarly in Plantae we will be discussing the different divisions, the division Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, Angiosperms. Okay, so basically he gave this five kingdom classification. You have to remember Monera के अंदर prokaryotes आते हैं, Protista के अंदर unicellular eukaryotes आते हैं. Major confusion इन दोनों में होता है that which organisms are grouped under kingdom Monera and which organisms are grouped under kingdom Protista. Okay, so now we will be discussing all these kingdoms one by one. R.H. Whittaker ने लास्ट में, द लास्ट कैरेक्टर दैट वी रेड वाज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेसिकली. सो देखो ये चार्ट जो बना हुआ है, इट इज क्लियरली सेइंग, सी हाउ द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन इज बीइंग डिनोटेड हियर. किंगडम मोनेरा, then kingdom Protista, and then kingdom Plantae, fungi, Animalia. Because यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सा kingdom पहले arise हुआ, लेकिन हमें पता है कि prokaryotes से जो है वो eukaryotes आए हैं. So see this chart, it is beautifully telling us that what is the direction of evolution. Okay, and how here the complexity of the cell is there. यहाँ पे prokaryotes आ रहे हैं, यहाँ पे eukaryotes आ रहे हैं. Then talking about the complexity of the organism, whether the organism is unicellular or multicellular. So we know that in kingdom Protista we get unicellular eukaryotes. So it can be clearly understood from this diagram. राइट, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आ रहा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. देन इससे ऊपर जब हम जा रहे हैं, वी आर गेटिंग मल्टी सेलुलर एनिमल्स, वी आर गेटिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. देन ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे डिफरेंस आया है, लाइक इन किंगडम प्लांटेट्स ऑटोट्रॉपी, फोटोसिंथेसिस, किंगडम फंगाइट्स हेटेरोट्रॉफी. राइट, फंगाई जो होते हैं, दे आर हेटेरोट्रोप्स एंड दे कैरी ऑन ईदर सैप्रोट्रोफिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगेन व्हेन वी विल बी रीडिंग किंगडम फंगाई तब हम और अच्छे से पढ़ेंगे. एंड किंगडम एनिमेलिया अगेन हेटेरोट्रोप्स होते हैं. If we talk about their ecological role, environment में ये क्या role play कर रहे हैं? Plants, they are the producers. Fungi are the decomposers. Very important point. Fungi are what? They are the decomposers, and animals, they are the consumers. Okay, so the basic idea behind this chart is that how this five kingdom classification, it is telling us the direction of evolution. Now this chart, it is very important. It is directly taken from NCERT. Okay, आप लोगों के चैप्टर के सेकंड पेज पे जो है this chart is given, and this is very important from the exam point of view. Very important. Okay, so basically the five characters, the different characters that were used by R.H. Whittaker, वो यहाँ पे explained है. Okay, so the first kingdom, as I said, first kingdom was kingdom Monera. Cell type क्या है यहाँ पे? Prokaryotic है. Cell wall, the composition of the cell wall is non-cellulosic. Cellulose एक term तुम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, cellulose.
Cellulose is a polysaccharide. Again, it is a biomolecule and it is a polysaccharide. Polysaccharide का क्या मतलब है? That it is made up of multiple sugar units. Okay, when we will read biomolecules, then we will read about all these the different types of the monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides and everything. Okay, so here in Monera, the cell wall, which is the covering, the cell wall, which is the covering, it is non-cellulosic. It is made up of polysaccharide plus amino acid. It is non-cellulosic. Then nuclear membrane. As this is a prokaryote, the nuclear membrane here is absent. There is no well-defined nucleus. So the nuclear membrane here will be absent. Then next is the body organization. In body organization, they are showing cellular level of body organization, right? Cell level of body organization or cellular level of body organization. Next is mode of nutrition. Mode of nutrition is autotropic. It can be chemosynthetic and photosynthetic. We will learn in detail about this. What is the meaning of photosynthetic autotropic and chemosynthetic autotropism? Okay, and they can be heterotrophs. So basically, Kingdom Monera, the organisms in the Kingdom Monera, they are showing both the types of nutrition. It is having autotropic as well as heterotropic. The organisms in this kingdom, they are having autotropic mode of nutrition, and some of them are having heterotropic mode of nutrition. In heterotropic mode of nutrition, there is further classification that it can either be saprophytic or it can either be parasitic. So again, we will be dealing with this part in detail when we will start with Kingdom Monera. So all these characters, they are very important. Okay, prokaryote, the cell wall is non-cellulosic, the nuclear membrane is absent, body organization is cellular, and what is the mode of nutrition? This table in all, it is very important. Okay, then next kingdom, according to the 5 kingdom classification, is Protista. Okay, it is Protista. Unicellular eukaryotes. Here, the organisms which are grouped under this kingdom, they are unicellular eukaryotes. Okay, so cell type, eukaryotic, cell wall. In some organisms, the cell wall is present. Then nuclear membrane, it is present because the kind of the cell here we are talking about is eukaryotes. And eukaryotes ke andar well-defined nucleus present hota hai. Well-defined nucleus means it is a membrane-bound nucleus. Genetic material jo hai wo membrane-bound hai. So nuclear membrane is present here. Then body organization cellular, because here prokaryotes भी unicellular होते हैं, यहाँ पे भी unicellular eukaryotes आ रहे Protista के अंदर भी. So level of body organization is cellular. Then if we talk about the mode of the nutrition, the mode of the nutrition is autotropic, photosynthetic in case of autotropic, and heterotropic mode of nutrition. Okay, so again, the organisms, they can show autotropic and they can show heterotropic mode of nutrition. Then the next kingdom is kingdom fungi. ठीक है, अब मोनेरा, बस याद रखना कि मोनेरा के अंदर जो है वो प्रोकैरियोट्स आते हैं, उससे आगे प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, सबके अंदर सेल टाइप कौन सा है? सबके अंदर सेल टाइप यूकैरियोटिक है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द सेल वॉल. सेल वॉल फंगाई के अंदर जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है. ओके, इट इज मेड अप ऑफ chitin. Chitin is again a very strong biomolecule. So so the cell wall of the fungi, it is made up of chitin. Plants ke andar the cell wall is made up of cellulose. It is made up of cellulose. And in case of animals, beta cell wall absent hota hai. Okay, cell wall is absent. Okay, it is one of the points of differentiation between a plant cell and an animal cell. Plant cell के पास जो है वो 2 coverings होते हैं. एक outer covering होता है cell wall, और एक cell wall के अंदर the next covering present to the cell wall is cell membrane.
ओके, प्लांट सेल के पास दो कवरिंग्स होते हैं, एनिमल सेल्स के पास एक ही कवरिंग होता है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। ओके, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेफिनेटली जो है वो प्रेजेंट होगा, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ द सेल्स विच आर प्रेजेंट हियर, दे आर द यूकैरियोट्स, एंड यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। ओके, नाउ फंगाई के अंदर मल्टी सेल्यूलर हो जाता है एंड लूज टिश्यू, प्रॉपर टिश्यू ग्रेड सिस्टम नहीं है, प्रॉपर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लूज टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है। प्लांट्स में देखो टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन एनिमल्स विच आर द मोस्ट इवॉल्व्ड यू कैन से टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Talking about the mode of nutrition, fungi heterotropic decomposers, saprophytic या parasitic mode of nutrition होता है, right? Saprophytic का क्या मतलब होता है? They are obtaining nutrition from dead and decayed organisms, राइट? इकोलॉजिकल रोल में हमने पढ़ा था, इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं, राइट? डिकम्पोजर्स इसीलिए कहते हैं इनको, दे आर ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म। Then next, plantae, we know that the plants, they are the autotrophs, so they perform the process of photosynthesis and they prepare their own food, right? Then animals, they are heterotropic, holozoic, saprophytic, etc. Again, the mode of the nutrition here varies, right? Holozoic का मैं brief देती हूँ, and I hope you remember what is holozoic mode of nutrition from your 10th standard also. Basically, holozoic mode of nutrition means it involves 5 steps, right? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. ये सब 10th का है, the steps of the holozoic mode of nutrition. Humans के अंदर holozoic mode of nutrition होता है, right? So in Animalia, the mode of nutrition is heterotropic. It can be holozoic or it can be saprophytic. This is very important, okay? Very, very important. The whole chapter is based on this table. This is very important. We will be discussing these kingdoms only in detail. Okay, I'm moving forward now. अच्छा, 5 kingdom classification था, उसके बाद एक और classification आया था, कार्ल वूज ने दिया था, ओके? कार्ल वूज ने दिया था 6 kingdom classification. Although, you know, 5 kingdom classification easy to understand है, इसीलिए वो most accepted है, हम लोग उसी को follow करते हैं. But एक और classification आया था जिसको बोलते हैं 6 kingdom classification. 6 kingdom classification में basically what he introduced domains. Okay, he introduced, अभी तक हमने पढ़ा था कि किंगडम सबसे हाई पे होता है, किंगडम से भी ऊपर इसने थियोरी ऑफ डोमेन्स दिया. इसने कार्ल वूज ने 3 मेन डोमेन्स दिए. फर्स्ट इज आर्किया, सेकंड इज यूबैक्टीरिया एंड थर्ड इज यूकैरियोटा. So these are the 3 main domains which were given by Carl Woese, and इन domains के अंदर जो है उसने वो kingdom place करे. आर्किया के अंदर आया आर्की बैक्टीरिया. We are going to learn about archaebacteria. Okay, these are like the oldest bacteria which are, you know, present on the earth, and they are found at various, you know, various extreme places. जैसे hot sulfur springs में मिलेंगे, volcanoes में मिलेंगे, sulfur springs में मिलेंगे, right? So these are the archaebacteria. तो कार्ल वूज ने क्या किया, 3 अलग डोमेन बना दिए और इन डोमेन्स के अंदर जो है वो किंगडम्स प्लेस किए. सो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरियाज के अंदर उसने किंगडम प्लेस किया, किंगडम मोनेरा. एंड यूकैरियोटा के अंदर उसने प्रोटिस्टा, माइकोटा इज बेसिकली फंगाई, ओके, प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो उसने आर्कीबैक्टीरिया जो है वो नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया. So this was the 6th kingdom classification, and he basically gave 3 main domains: the archaea, the eubacteria, and the eukaryote. Okay, I hope it is done.
Okay, now before starting with Kingdom Monera, देखो 5 Kingdom classification में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि पहले याद करो जब हमने ड्रॉबैक्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि देयर वाज सो मच कंफ्यूजन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में प्लेस कर दिया, देन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को साथ में प्लेस कर दिया एंड ऑटोट्रोप्स हेटेरोट्रोप्स को साथ में प्लेस कर दिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने ये सारे ड्रॉबैक्स को जो है वो दूर कर दिया, राइट। इट यू नो इट सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच वर अराइजिंग अर्लियर, right? Even you know even the organisms like Chlamydomonas and Chlorella, which were you know earlier placed with plants, Chlamydomonas and Chlorella, which were earlier placed with plants, now they are placed with amoeba and paramecium, ठीक है, उनको अमीबा एंड पैरामीशियम के साथ रख दिया। सो बेसिकली यू नो यहाँ पे इंटरमिंगलिंग भी हुआ। जब ऐसे यू नो ज्यादा हमने स्टडीज किया, हमें यू नो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला, तो हमने दूसरे किंगडम से उठा के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को दूसरे किंगडम में भी रखा, तो ये शफलिंग भी हुआ। एंड ये शफलिंग जो है बेटा ये कांस्टेंट नहीं है, आगे और स्टडीज होंगे, यू नो और कोई नए फैक्टर्स जो हैं वो पता चल सकते हैं एंड बाद में भी यू नो नई क्लासिफिकेशंस आ सकती है एंड ऐसे चेंजेस जो है वो बाद में भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल गिवन इन योर एनसीईआरटी, right? So now we are going to start with Kingdom Monera, and Kingdom Monera, it has prokaryotes. It has prokaryotes. The main prokaryotes are what? Bacteria, the blue-green algae. Blue-green algae is also called as cyanobacteria, ठीक है। blue-green algae terms उनकी confuse नहीं होना है कि एल्गे टर्म आ रहा है हमने प्रोकैरियोट्स में क्यों रख दिया है। साइनोबैक्टीरिया याद रखो, साइनोबैक्टीरिया, these are very unique bacteria, they can produce oxygen, okay। So bacteria, blue green algae, then there is mycoplasma. Mycoplasma is also placed under Kingdom Monera, right? So we will read about all these things. Then definitely there is one more, that is Archaebacteria. आर्कीबैक्टीरिया, ये सब कहाँ पे आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। ओके, सो बैक्टीरियाज दे आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वी नो बैक्टीरियाज जो है वो हर जगह मिलते हैं, कहीं पे भी मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, यू नो ऐसी जगह जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे सब जगह बैक्टीरियाज मिलेंगे, राइट। बैक्टीरियाज क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर। Cosmopolitan, they are found everywhere, right? Okay, so they also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. So there are parasitic organisms also. Now, on the basis of the shape of the bacteria, on the basis of the shape, what the shape of the bacteria is, they are classified into 4 groups. First group is coccus. Okay, first group is coccus. Coccus मतलब कैसा शेप होता है इनका? स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। Then second, on the basis of the shape, they are classified as bacillus. They are classified as bacillus. Bacillus means rod-shaped bacteria. Okay, rod-shaped bacteria. Then the third one on the basis of the type is comma-shaped or vibrio or vibrium. Vibrium is plural and vibrium is singular and vibrio will be plural. तो vibrium कैसे होते हैं? They are comma-shaped. They are comma-shaped. And fourth one is spiral shaped. Spirillum. These are what? These are spiral shaped. Okay, so on the basis of the shape, the bacteria, they are classified into 4 types. अभी याद रखना है,
दैट कोकस कौन सी शेप को रेफर कर रहा है, स्पेरिकल, बैसिलस किसको रेफर कर रहा है, रॉड शेप्ड, विब्रियम किसको रेफर कर रहा है, coma shaped, spirillum, spiral shape. This diagram, again this diagram has been taken from NCERT, very important. See cocci, how, what is the shape, it is the spherical shape. Bacilli, they are rod shaped. See here cocci, cocci is plural, coccus is singular, so don't get confused. ठीक है, cocci क्या है, plural है. Similarly, bacilli is also plural, spirilla is also plural and vibrio is also plural. So don't get confused. ठीक है, तो cocci कैसे है, spherical shape है, bacilli कैसे है, rod shaped है. Then उसके बाद spirilla, they are how they are spiral, ऐसे हैं, right? And then vibrio is coma shaped. So we can clearly see how they are, they are in the form, they are in the shape of comma. Right, so bacteria on the basis of their shape, based on their shape, they are classified into 4 categories: the coccus, the bacillus, the vibrium, and the spirillum. Very important, commonly asked in your school exam. Easily, it can be asked as a 2-marker question easily. Simple. Okay. So Archaebacteria, I told you it will come under kingdom Monera only. So Archaebacteria, these are group of ancient bacteria. Okay, group of ancient bacteria. Oldest living fossil भी बोलते हैं इनको, बहुत पहले से जो है वो अर्थ पे आर्कीबैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, अब इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, आई टोल्ड यू that they are found at harsh habitats. बहुत ही extreme habitats जो होते हैं, बहुत ही extreme environments जो होते हैं, Archaebacteria, they are found there. ठीक है, like for example, extremely salty areas, halophiles. Okay, halophiles are the bacteria which are found in extremely saline areas or extremely salty areas. Then thermoacidophils. थर्मो एंड एसिडो, इसको 2 पार्ट्स पे ब्रेक करोगे तो हमें थर्मो से पता चल रहा है टेम्परेचर, एंड एसिडोफिल से पता चल रहा है एसिड. So basically these bacteria, they are found at places where temperature is also very high and the medium is also acidic. Okay, so hot sulfur springs जो होते हैं वहां पे जो है थर्मो एसिडोफिल्स मिलते हैं. एंड देन मेथेनोजेंस क्या होते हैं, दीज आर द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज. These are methane producing bacteria. So basically Archaebacteria, they are the group of ancient bacteria. They are oldest living fossil, and they are found at the most harsh habitats. So mainly हमने इनको 3 में classify कर दिया है. Methanogens, as I said, these are what? These are methane producing bacteria. These are, just a minute. Yeah, these are methane producing bacteria. ठीक है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, मेथनोजेंस जो होते हैं वो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं, राइट? वहां पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं. सो मेथनोजेंस, दे आर आल्सो फाउंड इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज एंड ऑल. ठीक है, सो दीज आर द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज. ये क्या करते हैं? These convert carbon dioxide of swampy areas या marshy areas बोल लो, जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, they convert it into methane, है ना? So basically what are methanogens? These are methane producing bacteria. So swampy areas, marshy areas में मिलेंगे, क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो मीथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं. Example is methanococcus. ठीक है, then the second type is halophiles. कौन से बैक्टीरियाज हैं या कौन से आर्कीबैक्टीरियाज हैं that are found in highly
saline conditions, right? They are found in highly saline areas or high salty, extremely salty areas. एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम. ओके, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस. These are the examples of halophiles. Then the third type of the archaebacteria that we read was thermoacidophile. इसको लर्न करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है. डिवाइड द वर्ड इनटू टू, थर्मो एंड एसिडो. थर्मो इज रेफरिंग टू टेम्परेचर, एसिडो इज referring to acid. So these bacteria, they are found at places where temperature is about 80 degrees Celsius and medium is acidic. So we will talk about both temperature and the medium. So medium is acidic here. हमें कहाँ पे मिलता है ये? हॉट सल्फो स्प्रिंग्स में मिलता है. सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सल्फोलोबस. सल्फोलोबस is the name of the bacteria, or thermophilus. These are all examples. एक एक example तो याद रखना इनका. What is the example of methanogen, halophiles, thermoacidophils? ठीक है, all these key points, they are very important कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटाट्स में मिलते हैं, कुछ एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में मिलेंगे, कुछ हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में मिलेंगे, कुछ मार्शी एरियाज या स्वम्पी एरियाज में मिलेंगे. तो याद रखना है halophiles, thermoacidophils and methanogens. Then as I told you, methanogens, they are found also in guts of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for production of methane or the biogas from the dung of these animals, right? सबने biogas plant I think छोटे classes में पढ़ा है. तो उसके अंदर जो है वो animal dung से हम लोग methane produce करते हैं, right? And methane is used as a source of energy. तो यहाँ पे जो bacterias हैं, they are responsible for the production of methane from dung of these animals. ठीक है? So आर्कीबैक्टीरिया के बारे में याद रखना है यहाँ पे. Okay, so this they have this unique property, their cell membrane. So basically they are able to tolerate such harsh conditions. So obviously इनके structure में जो है वो कुछ unique property होगा, because ये harsh habitats में रह रहे हैं. So definitely इनके पास कुछ unique है, तभी वो इतने harsh habitats को survive कर पा रहे हैं, right? Basically इनका जो cell membrane होता है ना, इनका जो cell membrane होता है, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, राइट? सेल मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना हुआ होता है, लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपिड्स हैं, दे आर हाईली ब्रांच्ड. लिपिड्स आर हाईली ब्रांच्ड, and because of this branching they get this particular kind of resistance that they are able to live in some of the most harsh habitats. Okay, इसीलिए ये इतने harsh temperatures, इतने harsh osmotic conditions वगैरह सब survive कर पाते हैं. Next is eubacterias. Eubacterias or true bacterias. Okay, eubacterias or true bacteria. They are characterized by presence of rigid cell wall, and if motile they have a flagellum. Flagellum I'm sure सबने देखा होगा. ठीक है, flagellum locomotory structure होता है, right? बैक्टीरिया के पास एक rigid cell wall होता है which is made up of peptidoglycan. This is also very important. It is made up of peptidoglycan और म्यूरिन भी बोल देते हैं. ओके, सो बैक्टीरियल सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और
म्यूरिन. देन आई टोल्ड यू दैट मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरियाज भी आते हैं, and these cyanobacteria, they are also referred to as blue green algae, and I told you that they have the capability of doing photosynthesis. These cyanobacteria, beta evolution जब पढ़ोगे next year तब तुम्हें पता चलेगा. Cyanobacteria, they were the ones जिन्होंने first time जो है वो ऑक्सीजन इवॉल्व किया था. ओके, एवोल्यूशन को अगर ट्रेस करेंगे तो हमें पता चलता है दैट साइनोबैक्टीरियाज, दीज वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जैसे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे, इन्होंने ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट टाइम रिलीज किया था अर्थ पे. Okay, they have chlorophyll A, which is similar to the green plants and are photosynthetic autotrophs. Okay, now these cyanobacteria, they can be unicellular, colonial और filamentous और marine और terrestrial. Okay, unicellular हो सकते हैं या colonies में present हो सकते हैं, जैसे आपके घर present होते हैं एक particular colony के अंदर. Similarly ऐसे cyanobacteria भी क्या कर सकते हैं, साथ में रहते हैं colony में. या फिर filamentous हो सकते हैं. देखो filaments हैं, ये क्या है, filament एक strand की तरह है. So this is a filament, either marine or terrestrial. Now, the colonies, they are generally surrounded by gelatinous sheet, and they often form blooms in polluted water bodies. ठीक है, algal bloom, yes, pollution के केस में जो है इनका number increase हो जाता है, and they are forming blooms in polluted water bodies. Now, some of these cyanobacteria, they have the capability to fix atmospheric nitrogen. Okay, now very important point is coming. This atmospheric nitrogen, it is fixed in special cells which are called as heterocyst. Diagram में देखो, heterocyst. Okay, and another unique property of this heterocyst is that it is achlorophyllous. हेटेरोसिस्ट का मेन फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्लोरोफिल पिगमेंट, ये क्लोरोफिल ए वाला जो पिगमेंट की हम बात कर रहे थे, ये यहाँ पे एब्सेंट होता है. इनका मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके,